टू एक्सलेंट मेंटर्स। तो आज मैं आपके लिए क्लास 8th का एसएमसी का फिजिक्स का पेपर लेकर के आई हूँ। जैसे कि आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए मैं पिछले साल का जो एसएमसी स्कूल में हाफ ईयरली का पेपर हुआ था उसी का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर में हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था, जैसे कि ये लोग स्टार्ट ही करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे फिलअप्स और डिफाइन ये सब आता है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या मिला था, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड। मतलब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो वाटर की डेंसिटी के साथ अगर हम लोग लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अगला क्वेश्चन क्या था, इन लिक्विड्स लाइक वाटर डैश मेनिस्कस इज फॉर्म्ड। कौन सा मेनिस्कस बनता है, तो वाटर में देखिए अगर हम उसको ट्यूब में ऐसे प्लेस करते हैं तो कुछ इस टाइप का मेनिस्कस बनता है, और इस मेनिस्कस का क्या नाम होता है, इस मेनिस्कस का नाम होता है कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने केजी पर मीटर क्यूब होते हैं, तो ये कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, विद द राइज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो लिक्विड्स और गैसेस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम लोग डेंसिटी की डेफिनेशन जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर किसी भी चीज़ को गर्म किया जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा उस चीज़ का, बढ़ेगा, जिससे डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई लिक्विड और गैसेस की डेंसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, लिक्विड एक्सर्ट्स डैश प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन डेप्थ। तो लिक्विड क्या करता है, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है सारे डायरेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज डैश ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ मर्करी। तो ये कितना होता है हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ मर्करी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एयर एक्सर्ट्स ट्रेमेंडस प्रेशर। तो कौन सा ऐसा चीज है जो इस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो है आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है वाटर पंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या आया हुआ था, कैमल एक्सर्ट्स वेरी डैश प्रेशर ऑन द ग्राउंड एज इट हैज वेरी ब्रॉड फीट। कैमल के बहुत ही ब्रॉड फीट होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पर वेरी लेस प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसका रीजन क्या है, प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। दैट इज वाई कैमल जो होते हैं बहुत ही कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, ड्यूरिंग डैश द लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, सन की लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या आया था हमारा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द डैश एनर्जी चेंजेस इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जनरली एक सोलेनॉइड के ऊपर मतलब एक आप ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे सॉफ्ट आयरन लेते हैं, देन उसके ऊपर ऐसे कॉइलिंग कर देते हैं और देन उसका कनेक्शन सेल या फिर बैटरी से कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जिसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, हमारी मैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 यहाँ पे फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 2 हमारा आया हुआ था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, अ प्रोसेस इन विच गैस ऑन कूलिंग ट्रांसफॉर्म्स डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड। मतलब ठंडा कर रहे हैं गैस को, वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रही है, सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है आपका या तो डीसब्लिमेशन कह सकते हैं,
नहीं तो आपको कुछ टेक्स्ट बुक में मिलेगा, इसको डेपोजिशन भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच डज नॉट यूज मर्करी, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए, लेकिन उसमें मर्करी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो डिवाइस हमारा कौन सा हो जाएगा, दैट डिवाइस इज एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स ऑन द साइड्स ऑफ कंटेनिंग वेसल, जैसे आपने लिक्विड को अगर हम लोग किसी भी वेसल के अंदर कंटेन करते हैं तो ये हर वेसल की जितनी भी दीवार है उस सब के ऊपर ये प्रेशर लगाता है, तो ये जो साइड वाली दीवारें हैं, साइड वाली जो वॉल है, इसके ऊपर जो प्रेशर लगाता है लिक्विड, इसका नाम क्या होता है, तो इस प्रेशर का नाम होता है लैटरल प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, अ काइंड ऑफ हिडन एनर्जी इन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो एटम्स और एलिमेंट्स के अंदर कौन सी काइंड ऑफ हिडन एनर्जी होती है, तो दैट एनर्जी इज केमिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, अ प्लेस वेयर न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो अगर बहुत ज़्यादा सही से इस्तेमाल नहीं की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जगह है हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। इस जगह पे हम लोग इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट, द सब्सटेंस हैविंग हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है, दैट इज आइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब एक तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ कोहेजन, ठीक है, या इसको कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था, स्टेट द एसआई यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एसआई यूनिट का पूरा इन्होंने एक क्वेश्चन ही बना के दिया, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, तो प्लीज़ आप जितना भी अपने टेक्स्ट बुक में जो भी आप टर्म पढ़ते हैं तो उनकी एसआई यूनिट ज़रूर अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला हमसे क्या पूछा हुआ है, डेंसिटी के एसआई यूनिट पूछा है, तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की यूनिट क्या होती है केजी, वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, तो हमारी डेंसिटी की यूनिट क्या बन गई केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन गई न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, पावर, तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या होता है इसका फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम। तो पावर की सिंपली आप यूनिट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इनके साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से, तो इनका साइंटिस्ट पावर के बारे में हमें जेम्स वॉट ने बताया था, तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट क्या होती है वॉट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एनर्जी की यूनिट पूछा हुआ है, तो एनर्जी की यूनिट हमारी क्या होती है एसआई जूल होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, ये होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका ट्रू फॉल्स आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, हो सकता है कि आप में सेंटेंस करेक्शन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, कि जैसे अगर जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके लिखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या है क्वेश्चन कि हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स ही देना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर,
तो बिल्कुल सही बात है। जब भी अगर हम लोग किसी भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनकी टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से शेक करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अगला क्वेश्चन क्या था? Steam at 100 degree Celsius causes more severe burn than water at 100 degree Celsius। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि स्टीम जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो ज़्यादा बर्न कॉज करेगी, वो ज़्यादा आपको जलाएगी, क्योंकि उसमें एक स्पेशल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होती है वो हिडन फॉर्म में होती है, दैट इज जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, जिसकी वजह से स्टीम जो होती है हमारे हाथ को ज़्यादा जलाएगी रादर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी हैविंग डेंसिटी लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सिंक्स इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से जब ज़्यादा होती है तब वो जाके पानी में सिंक करती है, बट इसमें तो क्या लिखा है, कम है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लिक्विड सीक्स देयर ओन लेवल। बिल्कुल सही बात है, जो लिक्विड होता है अपना लेवल मेंटेन करके रखते ही हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन इलेक्ट्रिक विंड स्टेशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ विंड चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि विंड की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिफाइन पर बेस्ड था। इसमें भी टोटल आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला जो हमारी डेफिनेशन है वो हमें किसकी लिखनी है, टॉर्क की लिखनी है। तो चलिए देखते हैं टॉर्क की डेफिनेशन। टॉर्क इज अ ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। टॉर्क क्या होता है, एक ट्विस्टिंग या फिर टर्निंग फोर्स होता है जो कि किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करने का ट्राई करता है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे ये मेरे पास पेन है, इसको मैंने यहाँ से कस के पकड़ लिया, अब इसमें हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ये फोर्स क्या कर रहा है, इस पेन को ऐसे टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो दिस इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, और इसको इस एक्सिस के अराउंड ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग टॉर्क। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी थी, तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड और एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ चेंज इन इट्स पोजीशन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से चेंजेस आती है, और प्लस वो किस में कहाँ पे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ तो जैसे कि अगर आप अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर होंगे तो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी वो पोजेस करेगा, तो वो एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन थी हमारी 1 पास्कल की। तो 1 पास्कल क्या होता है, अ पास्कल इज अ प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। जब 1 न्यूटन का प्रेशर 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पर लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 पास्कल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा मेनिस्कस की, हमको यहाँ पे डेफिनेशन देनी थी। तो मेनिस्कस क्या होता है, द कर्व्ड ऑफ अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब। तो जब भी आप किसी ट्यूब के अंदर, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन अभी किया था कि ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड को प्लेस करते हैं तो उसका जो अपर सरफेस देखेंगे वो ऐसा फ्लैट नहीं होता है, वो कुछ ऐसा या तो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड अपर सरफेस होता है, इसी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया हुआ था, इसमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखनी थी। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड caused by the attraction of the particles in the surface layer by the bulk of the liquid which tends to minimize the surface area। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गिव रीजंस थे, इसमें हमें रीजनिंग लिखनी थी। तो पहला क्वेश्चन इसमें था आयरन नीडल सिंक इन वाटर बट नॉट एन आयरन शिप। जो हमारी इतनी छोटी सी आयरन से बनी हुई नीडल होती है उसको अगर आप पानी में डालिए तो वो तो डूब जाती है, लेकिन अगर इतनी बड़ी जो शिप होती है हमारी जो कि आयरन से बनी होती है वो तो पानी में नहीं डूबती। तो इसी का रीजन हमें लिखना था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
the density of iron is more than the density of water. As we know, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, पानी में सिंक कर जाएगी, और अगर किसी भी चीज की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है तो वो पानी में क्या करती है, फ्लोट करती है। तो यहाँ पे सेम वही रीजन है कि जो डेंसिटी होती है आयरन की वो पानी की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड द वेट ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट एंड नेल सिंक्स। जितना वेट होता है हमारा आयरन का जब हम उसको पानी में डालते हैं और जितना वाटर वो डिस्प्लेस करती है उससे ज्यादा होता है हमारे आयरन का वेट, दैट इज वाई आयरन नेल हमारी क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। while the shape of the iron ship is made in such a way, जो हमारे आयरन के शिप्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं दैट इज डिस्प्लेसेस दैन इट्स ओन वेट, ताकि वो जो पानी डिस्प्लेस कर रही है वो अपने वेट से कम डिस्प्लेस करे, जिसकी वजह से जो हमारी आयरन की शिप होती है वो आपकी वाटर में फ्लोट करती है, बट जो आयरन की नेल होती है वो वाटर में सिंक कर जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला रीजनिंग वाला क्वेश्चन ये था, डीप सी डाइवर्स वेयर स्पेशली डिजाइंड सूट्स। जो अंडर वाटर डाइवर करते हैं, अंडर वाटर डाइविंग करने वाले जो डाइवर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का आपने देखा होगा सूट पहन करके जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एज वी नो जो प्रेशर होता है, जितना ज़्यादा आप डेप्थ में, जितना गहराई में आप जाएंगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसकी वजह से अपनी बॉडी को सेव करने के लिए, क्रश करने से बचाने के लिए जो डाइवर्स होते हैं वो एक स्पेशली डिजाइन सूट पहन के जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप क्या कैसे लिखेंगे, एज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ओशन इज वेरी हाई, deep sea divers wear special diving suits to prevent their bodies from being crushed, ठीक है, by the tremendous pressure of water exerted on all sides। क्योंकि वो जो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो जो वाटर होता है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इसी वजह से अपने बॉडी को सेव करने के लिए वो लोग पहनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, इंक पेन्स स्टार्ट लीकिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पर जाएंगे तो जो इंक पेन्स होती है वो क्या करने लगती हैं, लीक करना स्टार्ट कर देती हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द पेन इज टेकन टू अ हायर एल्टीट्यूड, जब ज़्यादा ऊंचाई पर लेकर के जाते हैं तो जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लो। जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हाइट पर जाने के साथ साथ लो होता जाता है। सो द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द रबर ट्यूब फोर्सेस द इंक टू लीक आउट। तो इंक के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होने की वजह से वो बाहर निकल जाती है, इसी वजह से उसका मतलब हमारी जो इंक पेन है वो लीक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, शार्प नेल पेनिट्रेट्स वुड बट नॉट अ ब्लंट नेल। ठीक है, देखिए इसके लिए आपने अगर प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ के रखा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। यही रीजन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि जो आपकी शार्प नेल होती है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती है वुड के अंदर, बट जो आपकी ब्लंट नेल होती है वो नहीं कर पाती है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना रहेगा आपको, वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अभी बताया मैंने। सो स्मॉलर एरिया विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, अगर एरिया कम होगा तो उससे क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। Thus, a sharp nail has a small area that comes in contact with the object. तो अगर आपकी नेल शार्प है तो उसका एरिया भी क्या होगा, कम होगा। जब एरिया कम होगा तो वो प्रेशर क्या अप्लाई करेगी, ज्यादा अप्लाई करेगी आपके वुड के ऊपर। ठीक है, so more pressure can be applied on the object, therefore it becomes easy to penetrate a sharp nail easily through wood than a blunt nail। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला रीजनिंग वाला हमारा क्वेश्चन था, इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज पोर्ड ऑन अ ग्लास टॉप इट टेक्स एन ओवल शेप्ड। मतलब कि जब आप पानी की एक बूंद को ग्लास के सरफेस पे डालते हैं तो वो कौन सा शेप ले लेती है, ओवल शेप ले लेती है। तो इसी का रीजन क्या हो जाएगा हमारा, ड्रॉप ऑफ वाटर टेक इट्स शेप ऑन ग्लास ड्यू टू ग्रेटर एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन ग्लास एंड
एयर, ठीक है। ग्लास और एयर के बीच में जो एडहेसिव फोर्सेस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पानी की बूंद होती है वो कौन सा शेप ले लेती है, ओवल शेप ले लेती है, than that of glass water interface, which result in greater stability, जिससे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 हमसे क्या पूछा हुआ था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ मास 6000 kgs व्हेन डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम के बेस पर आपका क्वेश्चन है। आपसे वॉल्यूम पूछा हुआ है एंड आपका मास और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम बोला है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। देन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मास गिवन है। मास कितना गिवन था हमें, 6000 kgs। नेक्स्ट आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी है। डेंसिटी दी है हमें 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, जैसे कि मास और डेंसिटी दोनों की यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यूनिट सारी हमारी सेम होनी चाहिए। ये आपका एसआई यूनिट में है बट ये वाला आपका सीजीएस यूनिट में है, तो आपको डेंसिटी को भी क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आपकी डेंसिटी सेम यूनिट में आ गई है। अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो देखिए, जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ये इधर चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। तो मास हमारा कितना है, 6000, यहाँ प्लेस कर देंगे 6000, ठीक है। और देन हमारी डेंसिटी अभी मैंने सॉल्व करी, कितनी आ गई, 800 kg पर मीटर क्यूब। देन हम लोग कैंसिल करेंगे, 0 से 2 0 कैंसिल, 8 और 60 को कैंसिल किया, हमारा 2 4 ज़ा 8, देन यहाँ पे आ गया हमारा 30 और कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 15/2। तो 15/2 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5, और क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, ठीक है। 7.5 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा न्यूमेरिकल आया हुआ था उसको देख लेते हैं। A force of 300 Newton while acting on an area A produces a pressure of 1500 Pascal. Calculate the magnitude of A in सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। चलिए पहले तो जो जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेते हैं। इसमें फोर्स गिवन है हमें कितना, 300 न्यूटन। नेक्स्ट हमें प्रेशर इसने दिया हुआ है कितना, 1500 पास्कल। एंड हमसे निकालने के लिए क्या बोला है इसने, एरिया निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सिंपली जैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन प्रेशर। ये एरिया इधर चला जाएगा और प्रेशर उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स हमारा कितना गिवन है यहाँ पे, 300 न्यूटन। प्रेशर कितना गिवन है, 1500 पास्कल। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 15 को कैंसिल किया, कितना आ गया, 1/5, ठीक है। बट ये जो 1/5 हमारा आंसर आया है, क्योंकि ये न्यूटन में है और ये पास्कल में है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में आंसर आएगा। तो एरिया की जो एसआई यूनिट होती है इट इज
मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 1/5 मीटर स्क्वायर, बट इसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि हमें एरिया सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अगर हमको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। बट यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर लिखा है, तो हमें इसको 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/5 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। इसको कैंसिल किया, ये हमारा हो गया यहाँ पे 20, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अ मशीन गन बुलेट ऑफ मास m leaves the barrel at a speed of 100 meter per second and has a kinetic energy of 100 joule. What is the mass of the bullet? ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हमारा एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो सिंपली हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या इसने गिवन दिया है हमें। वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड, देन इसने हमें काइनेटिक एनर्जी दे करके रखी है, कितनी दी है, इट इज 1000 जूल। नेक्स्ट इसने हमसे पूछा क्या है, मास पूछा है, ठीक है। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक। अगर हमें मास निकालना है तो हम सारी चीजें उधर शिफ्ट करेंगे एक एक करके, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनटू 2 डिवाइड में है तो यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देन वेलोसिटी आपकी मल्टीप्लाई में है तो ये चली जाएगी आपकी डिवाइड में, ठीक है। तो मास निकालने का ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको उठा के यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1000 पुट कर देंगे, देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अपॉन में वेलोसिटी हमारी कितनी है 100 है, इसका स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, देन हमारा कितना आया आंसर 2 अपॉन में 10 बचा हुआ है, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक है। सिंस हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट होती है केजी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 kgs, ठीक है। जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आंसर लिखते टाइम ये गलती कभी मत करिएगा कि वहां पे आप यूनिट मेंशन नहीं करें, यूनिट मेंशन करना मस्ट होता है वरना आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप आंसर्स लिखते हैं न्यूमेरिकल करते टाइम तो यूनिट जरूर मेंशन करिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारे यहाँ से 3 न्यूमेरिकल फिनिश हो गए हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन था स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर इन लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो 3 फैक्टर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, वैसे तो 3 ही है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो जो हमारा प्रेशर होता है लिक्विड का वो पहला फैक्टर क्या है, किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पर। लिक्विड जितना ज्यादा आपका डेंस होगा उतना ज्यादा आपका उसके अंदर प्रेशर लग रहा होगा। दूसरा क्या है फैक्टर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितनी ज्यादा वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, मतलब जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे लिक्विड के उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये 3 पॉइंट्स नहीं माइंड में आ रहे हैं तो आप अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो G, ठीक है, जहाँ पे H रिप्रेजेंट करता है डेप्थ को, रो रिप्रेजेंट करता है आपका डेंसिटी को और G रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। इसी फॉर्मूले से ये सारे फैक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एनर्जी एंड पावर। चलिए इसका आंसर मैं लिख के बताती हूँ कैसे लिखना रहेगा। हमेशा जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए तो ऐसे बाइफोकेट करके लिखना ही सबसे बेस्ट वे होता है, एनर्जी वर्सेस पावर, ठीक है। सो नंबर 1 पॉइंट, दोनों की आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी इज द
एक सेकेंड, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और पावर क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा पॉइंट हो जाएगा इसका, दोनों की आप लिख दीजिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? the SI unit of energy is joule and power की SI unit क्या होती है? the SI unit of power is watt, ठीक है। चलिए अगला इसकी लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, जो आपकी एनर्जी होती है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती, बट जो पावर होती है वो टाइम पर डिपेंड करती है। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, और इसमें क्या हो जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, ठीक। ये आपके 3 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, गिव 4 रीजंस फॉर यूजिंग मर्करी एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड। जो बैरोमीटर होता है उसमें मर्करी ही क्यों यूज किया गया एज अ लिक्विड, वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, उसके लिए 4 रीजंस लिखने थे, तो ये मैंने मेंशन किए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। Mercury does not evaporate under the vacuum conditions and hence the mercury column in the barometer represents the true atmospheric प्रेशर। देखिए जो बैरोमीटर होता है उसमें आपने देखा होगा, जो भी डायग्राम है ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे एक हॉलो स्पेस होता है जहाँ पे आपका एक पार्शियली टॉर्सिलियन वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस वैक्यूम की वजह से क्या होता है, ये जो भी लिक्विड रहेगा वो इवेपोरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा कि जो भी लिक्विड होगा वो इवेपोरेट होने लगेगा, जिसकी वजह से रीडिंग आपकी गलत आ सकती है। तो मरकरी इस्तेमाल करने से क्या होगा, ये इवेपोरेट नहीं होती है, जिससे कि जो आपकी रीडिंग आएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो करेक्ट आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, at ordinary temperatures the vapor pressure of the mercury is negligible and therefore the mercury column in the barometer represent the true atmospheric pressure। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होता है, मरकरी के जो वेपर्स बनते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो मरकरी कॉलम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंट करता है। अगला पॉइंट क्या था, मरकरी बीइंग एक्सट्रीमली डेंस, काफी ज्यादा डेंस होती है, आपने देखा होगा। काउंटर बैलेंसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मरकरी बीइंग ओपैक एंड शाइनी इज इजीली विजिबल इन द ग्लास ट्यूब, क्योंकि मरकरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, ब्राइट होती है, जिसकी वजह से हम लोग ग्लास के सरफेस से उसको आसानी से देख सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे, ये 4 रीजंस थे जिसकी वजह से बैरोमीटर में मरकरी को यूज किया गया इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, briefly explain under which condition work done is zero, also write the formula of work done, ठीक है। सो हम और इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, if a body is acted upon by a force but the net displacement is zero then the work done will also be zero। सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है, when you are pushing a wall, अगर हम वॉल को पुश करते हैं तो वॉल तो अपनी जगह पर ही रहता है, वो तो डिस्प्लेस नहीं होता है, यानी कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है,
जीरो। आपके टेक्स्ट बुक में एक और अच्छा एग्जाम्पल होगा, दैट इज कुली वाला एग्जाम्पल, कि जब व्हेन कुली जो होता है वो वेट अपने ऊपर लेकर के चलता है तो उस कंडीशन में भी वर्क डन हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लिखना है इसका आंसर कि जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं एंड नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही दिया गया है कि फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मेरा ये टर्म जीरो हो गया तो मेरा पूरा का पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इसमें क्या करना रहता है? सारे टर्म्स का मतलब मेंशन कर दीजिए। ठीक है, जहां पे आपको ऐसे लिखना रहेगा वेयर वर्क W इज इक्वल्स टू वर्क डन, F is equals to force and S is equals to displacement। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल एक्सप्लेन हाउ गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। काइनेटिक मॉडल के बेसिस पे हमको बताना था कि गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। The kinetic theory of gases suggests that gas particles are constantly moving। ये तो हम सभी जानते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं क्योंकि उनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उनके बीच में वो काफी ज्यादा होता है। दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विथ ईच अदर। वो अगर मूव करते रहेंगे तो वो एक दूसरे से बार बार एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ठीक है, एंड विथ द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, और जिस कंटेनर में हम रखेंगे उनकी वॉल्स के साथ भी वो कोलाइड करते रहेंगे। देयर आर फोर्स इन्वॉल्व एज गैस पार्टिकल्स बाउंसेस ऑफ द कंटेनर वॉल्स, क्योंकि वो कंटेनर वॉल से बाउंस बैक करके आते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर एक तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। द फोर्स जनरेटेड बाय गैस पार्टिकल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द कंटेनर वॉल्स यील्ड्स प्रेशर। तो जो सब पूरा जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, जितने भी आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पूरे कंटेनर के एरिया पर उस कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था कि इसमें आपको लैंड ब्रीज का डायग्राम बनाना था। बहुत ज़्यादा आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जितना सिंपल मैंने रखा है उतना ही सिंपल आपको डायग्राम बनाना रहेगा इसका। एक साइड देखिए ऐसे आपको ड्रॉ करना है और वहाँ लिख देना है लैंड, और दूसरी साइड ऐसे ड्रॉ कर देना है, वहाँ पे लिख देना है सी। मेन ये जो लेबलिंग करी है ना मैंने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको ऐसे नाइट लिख देना है। ठीक है, मून भले ना दिखाइए, वैसे नाइट लिख देना है क्योंकि जो लैंड ब्रीज होती है वो नाइट के समय चलती हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि जब नाइट के समय क्या होता है कि जो हमारी लैंड होती है वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है, बट जो हमारा सी वाटर रहता है वो जल्दी कूल डाउन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सी के ऊपर जितनी भी एयर प्रेजेंट होंगी वो सी वाटर को टच करेंगी और जिसकी वजह से वो हॉट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। गर्म होने पर उनकी डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी और वो जाएंगी ऊपर की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट एयर राइजेस अप। तो गर्म हवाएं क्या होंगी? डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ जाएंगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएंगी तो यहाँ पे कैसा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर जोन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे हवा तो आपकी ठंडी रहेगी क्योंकि आपका जो लैंड होता है रात के समय जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जो ठंडी हवा होती है उसका डेंसिटी हॉट एयर से क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो किधर जाएंगी? नीचे की तरफ सब जाएंगी। जब नीचे की तरफ सब जाएंगी तो वहां पे प्रेशर जोन क्या हो जाएगा? काफी हाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लो प्रेशर जोन होने की वजह से जो एयर होती है वो हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर ऐसे एरोस दिखा देना है कि आपकी जो हवा है, एयर है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, जिसको ही हम लोग कहते हैं क्या? लैंड ब्रीज। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। इसमें जितने भी लेबल है इनको आपको करना मस्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए
तो इसी के साथ हमारा ये पेपर भी खत्म होता है। इसका सोल्यूशन आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और भी पेपर्स के सोल्यूशंस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।